नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज पर खास कार्यक्रम डॉक्टर प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा। अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोनालिसा सिंह, जो रूबन हॉस्पिटल पटना में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ऑब्ज़गाइनी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवा दे रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एवी न्यूज में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोनालिसा सिंह हूँ। मैं रूबन हॉस्पिटल में ऑब्ज़गाइनी, जैसा कि इन्होंने बताया, ऑब्ज़गाइनी और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हूँ पिछले 1 साल से। हमारे यहाँ सारी ऑब्ज़गाई मतलब प्रेग्नेंट औरतों की और लैप्रोस्कोपी से संबंधित इलाज की, ये सारी स्त्री रोग से संबंधित हर चीज़ का इलाज किया जाता है। मैम, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ जो आजकल की ज़्यादातर महिलाएं जानना चाहती हैं। महिलाओं के रेगुलर हेल्थ चेकअप में क्या क्या शामिल है? बहुत सारी औरतें जानना चाहती हैं कि यदि वो स्वस्थ हैं फिर भी क्या उन्हें रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की ज़रूरत है। ये बात आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप में क्या क्या किया जाएगा, ये बात इस पर निर्भर करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई बड़ी बीमारी जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है या नहीं है, आपका शरीर कैसा है, क्या आप ओबेसिटी के शिकार हैं, क्या आपको और कोई अन्य समस्याएं हैं। तो बेसिकली बात यह है कि आपको लगभग हर साल एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना ज़रूरी हो जाता है यदि आप सेक्सुअली एक्टिव औरत हैं, क्योंकि सेक्सुअली एक्टिव औरतों में इन्फेक्शन की समस्या, सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये सब सर्वाइकल कैंसर, जैसे मैंने नाम लिया, इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है पैप स्मीयर, जो कि रिकमेंडेशन ये है कि जब औरतें सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं उसके बाद से हर 3 से 5 साल तक उनका सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रेगुलर चेकअप में होता है आपका पैप स्मीयर, जो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपका हो जाएगा। और दूसरा होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद किया जाता है, जो कुछ समयों पर किया जाता है, निर्भर करता है आपकी फैमिली हिस्ट्री पर, जिसके बारे में भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा समझा सकेंगे। तो ये 2 कॉमन कैंसर जो औरतों में होता है, इन सब का जल्दी इलाज और इन सब का प्रिवेंशन काफ़ी आसान है अगर सही समय से किया जाए। इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूरी है और ये 2 चीज़ें रेगुलर हेल्थ चेकअप में डिस्कस हो जानी चाहिए आपके डॉक्टर के साथ। गर्भ निरोधन क्यों जरूरी है, उसके क्या क्या सरल उपाय हैं? यदि आप गर्भ निरोधन के बारे में पूछना चाह रही हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद हर औरत को ज़रूरी है कि वो साल में एक बार ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। सर्वाइकल कैंसर की बात हमने देख ली, ब्रेस्ट कैंसर की बात हमने देख ली। दूसरी बात आती है कि क्या आपको प्रेगनेंसी चाहिए या आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। दोनों केसेस में यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो क्या क्या प्री प्रेगनेंसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यदि आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं तो सेक्सुअली एक्टिव होते हुए कैसे प्रेगनेंसी को रोका जाए, ये जानने के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से डिटेल में डिस्कशन होना ज़रूरी है। गर्भ निरोधन आज की प्रगतिशील महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि कंट्रोल आपके हाथ में हो। यदि आप चाहती हैं अपने करियर के लिए, अपने इकोनॉमिक सोशल लाइफ के लिए सिचुएशन सही नहीं है, आप प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं, तो ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसी में काफ़ी समस्याएं होती हैं। यदि आपको अबॉर्शन कराना है, वो खुद एक रिस्की प्रोसीजर है। अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर आगे तक चली जाए तो खुद बहुत परेशानियां होती है। ऐसी प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है तो उसमें परेशानियां शुरू से अंत तक लगी रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि समय से आप गर्भ निरोधन के बारे में सोचें, उससे अपने डॉक्टर से राय लें उसके बारे में, और कुछ आज से ही उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करें। गर्भ निरोधन के उपाय बहुत सरल हैं। एक मामूली सी गोली जो आप लेते हैं 21 दिन में, उसमें जो हार्मोन का डोज होता है वो काफ़ी कम होता है। 5 से 6 साल तक हेल्दी औरतें इस दवाई को बिना किसी रिस्क के ले सकती हैं। 99.9% औरतों को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन यदि आप वो गर्भ निरोधन का उपाय नहीं करती हैं तो इसमें से हर साल 100 में से 70 से 80 महिलाएं अगर गर्भ निरोधन का इस्तेमाल ना करें तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और इतनी संख्या में अनवांटेड प्रेगनेंसी पाया जाता है जिसका अनुचित इलाज या प्रेगनेंसी आगे बढ़ने से बहुत समस्याएं होती हैं। तो गर्भ निरोधन बहुत ज़रूरी है और आसान है, और आपके लाइफ को आपके कंट्रोल में करने की आपको क्षमता देता है। जैसे कि मैंने बताया, एक है हर दिन लेने वाली गोली, माला डी या माला एन नाम से काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। दूसरा इलाज होता है कॉपर टी या हर 3-3 महीने पर लिया जाने वाला इंजेक्शन। मरीज काफ़ी मुझे आकर पूछते हैं कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या है।
साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। अगर आप नहीं लेते हैं तो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि प्रेगनेंसी का खतरा लगातार बना रहता है, और अगर आप ये दवाई लेते हैं तो साइड इफेक्ट 1 से 1% से कम है। इसका मतलब, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में रिस्क बेनिफिट रेशियो कहते हैं। आपका रिस्क काफ़ी कम है, आपका बेनिफिट कई गुना ज़्यादा है कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड कर पा रही हैं। तो गर्भ निरोधन बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो इन 3 चीज़ों के लिए, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और गर्भ निरोधन या प्रेगनेंसी प्लानिंग, इन सब के बारे में बात करने के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जल्द मिलें। जी बिल्कुल मैम। आगे आपसे सवाल है कि सिस्ट क्या होता है? क्या हर सिस्ट का इलाज ऑपरेशन ही होता है? बहुत सारी महिलाएं अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर आती हैं मेरे पास, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है माहवारी से संबंधित या पेट दर्द, लेकिन उनके अल्ट्रासाउंड में एक सिस्ट लिखा हुआ है। तो ओवरी, अंडाशय जो है उसमें कई प्रकार के सिस्ट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिस्ट मामूली या अंग्रेजी में उसे सिंपल सिस्ट कहा जाता है, जिसे कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। एक वो प्रकार का सिस्ट होता है जो हर महीने बनता है और हर महीने निकलता है। तो ऐसे सिस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम जाएंगे, और अगर आप अगले महीने अल्ट्रासाउंड करवाइएगा तो वो आपको नहीं दिखेंगे। इनमें डेफिनेटली कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। दूसरे प्रकार का एक सिंपल सिस्ट होता है जो हो सकता है कुछ ज़्यादा महीनों तक आपके शरीर में रहे और 5 से 6 सेंटीमीटर साइज का हो, लेकिन फिर भी उसमें और कोई अल्ट्रासाउंड में शक वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और तीसरा एक सिस्ट होता है एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड। तो एंडोमेट्रियोसिस या कैंसर से रिलेटेड सिस्ट जिनके लिए इलाज की ज़रूरत है वो बहुत कम होते हैं, 1 से 2%। अगर 100 औरतों के अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आता है तो सिर्फ 1 से 2% औरतों को कोई सीरियस डिजीज होगा, जैसे एंडोमेट्रियोसिस या ओवरी का कैंसर। तो हर सिस्ट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस के सिस्ट के लिए आपको दवाइयाँ दी जाती हैं या सर्जरी के लिए डिसाइड किया जाता है। अगर आपको सिस्ट के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं तो वो सिस्ट का साइज घटाने के लिए नहीं दी जा रही हैं, वो सिस्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं जैसे पेट दर्द उसको कम करने के लिए दी जा रही हैं। कई महिलाएं ये पूछती हैं कि हमें सिस्ट था, हमें 6 महीने तक डॉक्टर ने दवाई दी पर सिस्ट का साइज नहीं घटा। तो ये आपको जानना है कि सिस्ट का साइज दवाइयों से नहीं घटेगा, सिस्ट सिर्फ ऑपरेशन से निकाला जाता है। लेकिन ज़्यादातर सिस्टों को कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, वो आगे चलकर कोई समस्या नहीं करते हैं। और यदि आपको दवाई दी जा रही है सिस्ट के लिए तो उस सिस्ट से संबंधित समस्याओं के लिए दी जा रही है, सिस्ट के साइज के लिए नहीं। माँ बनने का उचित समय क्या है? ये सवाल भी काफ़ी कॉमन है आजकल। जैसे मैंने कहा, प्रगतिशील महिलाएं पढ़ाई में बिजी हैं, करियर का सोच रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, तो प्रेगनेंसी का समय टलता जाता है और बैक ऑफ द माइंड ये स्ट्रेस भी होता है कि बायोलॉजिक क्लॉक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि वो टिक टिक किए जा रहा है, अब हो सकता है समय निकल जाएगा माँ बनने का। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना सिचुएशन देख लें, आपका सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल सिचुएशन कैसा है, आप कब माँ बनना चाहती हैं। उसके बाद ये सब एडजस्ट करते हुए अगर उम्र देखा जाए तो औरतों में सबसे उचित उम्र प्रेगनेंसी के लिए 20 से 35 साल तक है। 20 साल काफ़ी जल्दी हो गया, बहुत सारी महिलाएं इस उम्र में प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। लेकिन यदि आप शादी के बाद सोच रही हैं कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है आज या कल, तो उचित समय है 35 साल के पहले। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी है कि यदि आप तैयार नहीं हैं, आपका परिवार तैयार नहीं है अभी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ छोड़कर आप 35 साल के पहले प्रेगनेंसी कर लें। आपको अपने जो सिचुएशन है उसको वे करना है, उसको देखना है, सोशली आप रेडी हैं या नहीं, फाइनेंशियली आप रेडी हैं या नहीं। और दूसरी तरफ आपको ये भी सोचना है कि 35 के पहले बेस्ट है मेरे लिए प्रेगनेंसी, क्योंकि 35 के पहले इनफर्टिलिटी की समस्या कम होती है, आपके अंडेदानी में अंडे बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है, और 35 के पहले डाउन सिंड्रोम जो बच्चों में होता है उसका रिस्क मामूली मिनिमम होता है 20 से 35 तक। 35 के बाद ये रिस्क थोड़ा बढ़ने लगता है। तो आइडियल समय डॉक्टरों से पूछा जाए तो 35 के पहले है, जब आपको माँ बनने का डिसाइड कर लेना चाहिए। क्या ल्यूकोरिया का इलाज गर्भाशय निकलवाने से होता है? कम उम्र में गर्भाशय निकलवाने से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है? ल्यूकोरिया जैसे कि आपने पूछा मुझसे, इसके भी कई कारण हैं। बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो अपने एक संतुलन में होते हैं।
इनका संतुलन बिगड़ने के कारण ल्यूकोरिया की शिकायत शुरू होती है। तो ये शुरू होता है बैक्टीरिया के संतुलन बिगड़ने से, जिसका कारण है आपकी इम्यूनिटी कम होना, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाना किसी और कारण के लिए। इन सब चीज़ों से जो आपका वजाइना का बैक्टीरिया है, जो वहाँ पर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका बैलेंस बिगड़ने से वाइट डिस्चार्ज शुरू होता है। इसका इलाज बहुत सिंपल है। इस तरह के वाइट डिस्चार्ज का इलाज बहुत सिंपल है। कुछ दिनों तक दवाइयाँ दी जाती है और ये ठीक हो जाता है। दूसरा होता है फंगल इन्फेक्शन, इसका भी इलाज बहुत आसान है। तीसरा एक तरह का ल्यूकोरिया होता है जो पति से पत्नी में ट्रांसमिट हो सकता है, पत्नी से पति में ट्रांसमिट हो सकता है। कहने का मतलब अगर पत्नी से पति में ट्रांसमिट हो सकता है, कहने का मतलब अगर आपको उस तरह का ल्यूकोरिया है जिसमें पीले कलर का डिस्चार्ज आना, स्मेल आना, तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और उचित इलाज लें। डॉक्टर आपको देखने के बाद सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पति का भी इलाज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन दोनों में से नहीं जाएगा आपका इन्फेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ज़्यादातर महिलाएं ल्यूकोरिया को बहुत मामूली चीज़ समझती हैं और उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, पड़ोसियों से पूछकर इलाज करती हैं और फाइनली वो इस स्टेज तक पहुंच जाती हैं कि अब ल्यूकोरिया का कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा है और अब उनकी धारणा ये हो जाती है कि उनकी सारी शारीरिक समस्याएं उस ल्यूकोरिया को लेकर है, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कभी डॉक्टर के पास गई नहीं और कभी उचित इलाज हुआ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूकोरिया दवाइयों से 100% ठीक हो सकता है। उसके लिए गर्भाशय निकालने जैसा बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप कम उम्र की हैं, 30 से 40 साल की हैं और आप गर्भाशय निकलवाने का सोचती हैं, तो इसके काफ़ी नुकसान हैं। गर्भाशय निकलवाने का ऑपरेशन आजकल बहुत सरल हो गया है, दूरबीन द्वारा किया जाता है, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आपके शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप ऑपरेशन करवाएं। ल्यूकोरिया का इलाज दवाइयों से होता है। ल्यूकोरिया के लिए गर्भाशय निकालने की ज़रूरत बहुत कम केसेस में पड़ती है। यदि आप 40 से पहले बच्चेदानी निकलवाती हैं या मेनोपॉज के एज से पहले बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन करवाती हैं, तो बच्चेदानी के साथ साथ यदि अंडेदानी निकाली जाती है तो मेनोपॉज जल्दी आने का खतरा होता है। मेनोपॉज मामूली तौर पर 47 से 50 साल तक औरतों में आता है। इंडियन औरतों का एवरेज उम्र देखा जाए तो 47 से 50। तो 47 से 50 साल की उम्र में आपको वो मेनोपॉज वाले चेंजेस आने लगेंगे, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होना, स्किन लूज होना, उसमें कोलेजन टिश्यू जो होता है वो कम हो जाना, रिंकल शुरू होना, बाल कमज़ोर होना, वोकल कॉर्ड वॉइस में चेंजेस आना और दिल पर जो युवा औरतों में हार्मोन्स होती हैं उसकी कमी के कारण दिल पर भी असर पड़ता है, तो हार्ट डिजीज़ के रिस्क। ये सब 47 से 50 जब मेनोपॉज आता है उस समय ये सब चीज़ों का रिस्क काफ़ी गुना बढ़ जाता है। यदि आप ऑपरेशन 30 से 40 यानी कि आपने मेनोपॉज के उम्र से 10 साल पहले करवा रही हैं, तो मान लीजिए ये सारी समस्याएं आपको 10 साल पहले आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है बच्चेदानी निकलवाने, असमय बच्चेदानी निकलवाने का या बिना कारण बच्चेदानी निकलवाने का। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन काफ़ी सरल है, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर सही तरीके से किया जाए। ज़रूरत नहीं हो तो अंडेदानी निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसे केसेस में उचित उम्र पर अगर बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन किया जाए, उचित इंडिकेशन के लिए, उस इलाज की जब ज़रूरत है तब बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन जान बचाने वाला ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन यदि युवा औरतों में सिर्फ छोटी मोटी समस्या जैसे ल्यूकोरिया या अनियमित माहवारी के लिए बच्चेदानी का निकालने का ऑपरेशन किया जाए तो शरीर पर इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन किन प्रकार का होता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है और औरतों के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? तो अब मैंने आपको एक तरफ बताया कि बच्चेदानी निकलवाने से क्या क्या समस्याएं होती हैं, पर दूसरी तरफ वो महिलाएं हैं जिन्हें ऐसी समस्या है जिसके लिए बच्चेदानी निकलवाना ज़रूरी है। ये डाउट आपका सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट ही क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपके गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि बच्चेदानी या गर्भाशय निकालने की आवश्यकता है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन आजकल काफ़ी सरल हो गया है जैसे मैंने बताया। और यदि गर्भाशय निकालने की ज़रूरत है और अंडादानी नहीं निकाला जाए तो जो मेनोपॉज के चेंजेस मैंने आपको गिनवाए वो सब नहीं होंगे, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोन्स उसी तरह पहले की तरह रहेंगे।
गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन हो सकता है दूरबीन द्वारा, जिसमें 3 से 4 छोटे टाके लिए जाते हैं और बच्चेदानी निकाली जाती है। ये आजकल एक मामूली तरीका बन गया है बच्चेदानी निकालने का। अगर बच्चेदानी छोटी है, ज़्यादा कुछ पेट में परेशानियां नहीं है, पहले कई ऑपरेशन नहीं हुए हैं, तो बच्चेदानी दूरबीन द्वारा बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। इसमें आपका जो ऑपरेशन के बाद का समय होता है वो बहुत आसान होता है। स्किन में बहुत बड़ा टाका न लगने के कारण आपको काफ़ी कम दर्द का एहसास होता है। आप अगले दिन से चलने लगती हैं और 24 से 48 घंटे तक में आपकी छुट्टी हो सकती है और आप तीसरे दिन से एक्टिव हो सकती हैं। तो ये जो हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ऑपरेशन के बाद का समय बहुत आसान हो जाता है अगर दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाए। दूसरा तरीका होता है पेट में चीरा लगाकर बच्चेदानी निकालना। इसके लिए 6 से 7 सेंटीमीटर का चीरा लगता है। ऑपरेशन यह भी बहुत सरल है, इसमें भी बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब बच्चेदानी बड़ी होती है या अंदर आते पेशाब की थैली सब चिपकी हुई होती है, तो ऐसे केसेस में हमें टांका लेकर बच्चेदानी निकालना पड़ता है। इस ऑपरेशन में दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है, हो सकता है ऑपरेशन के बाद आपको हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन रहना पड़े और उसके बाद दर्द के कारण थोड़ी सी परेशानियां, लेकिन यह ऑपरेशन भी काफ़ी सेफ है। तीसरा तरीका होता है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें वजाइना के रास्ते से आपके यूट्रस को निकाला जाता है। वो ऑपरेशन उन महिलाओं के लिए होता है जिनकी बच्चेदानी बाहर निकल चुकी होती है, जिसे कि अंग्रेजी में प्रोलैप्स कहा जाता है। प्रोलैप्स के लिए वजाइनल हिस्टेरेक्टमी काफ़ी आसान और जल्दी हो जाने वाला प्रोसीजर है। तो ये 3 तरीके हैं जिन तरीक़ों से यूट्रस या गर्भाशय निकाला जाता है और आपके गायनेकोलॉजिस्ट सबसे उचित सलाह दे पाएंगे आपको इस प्रोसीजर के लिए। मेरे हिसाब से अगर उस केस में दूरबीन द्वारा किया जा सकता है तो दूरबीन द्वारा करना बहुत अच्छा है। और आज के ज़माने में, आज के प्रोग्रेसिव ज़माने में जब दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हो सकता है तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से डिटेल में राय लें कि क्या ये ऑपरेशन दूरबीन से हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो प्लीज़ मेरा ऑपरेशन दूरबीन से किया जाए। हम लोग रूबन हॉस्पिटल में काफ़ी सारे दूरबीन से गर्भाशय निकालने वाले ऑपरेशन कर चुके हैं। इनफैक्ट आज ही मैं कर आई हूँ और कल के लिए एक पेशेंट को एडमिट भी कराई हूँ। तो ये काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है, इससे डरे नहीं। अगर हो रहा है, ज़रूरी है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और बेझिझक इलाज करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते कुछ विशेष हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये बताना चाहूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग बिज़ी हो गए हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स दवाइयाँ लिखवाने आते हैं, पर उनको समस्या जैसे पीसीओडी, वज़न बढ़ना या डायबिटीज़, ये सारी समस्याएं होती हैं और इन सारी चीज़ों का इलाज दवाइयों से नहीं होता। इसे कहा जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक्सरसाइज करना, डाइट में आपका प्रोटीन्स, विटामिन ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब्स कम होना चाहिए। तो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ दवाइयों के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि डाइट और एक्सरसाइज, अगर आपका डाइट अच्छा रहता है, एक्सरसाइज अच्छा रहता है, तो अपनी फैमिली हिस्ट्री छोड़ दें, फैमिली में अगर परेशानियां हैं, उसके अलावा आप 90% लोग सिर्फ इन दोनों चीज़ों से हेल्दी रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एबी न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू सो मच। तो खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।